टॉपिक है वो है मसल्स। हमारा जो आप लोगों का मेन टॉपिक है वो है मसल्स। ये लफ्ज़ मसल्स जो है ये लैटिन वर्ड मस्कुलस से निकला हुआ है। मस्कुलस, मस्कुलस। और मस्कुलस लैटिन में माउस को कहते हैं। माइस, माउस, इसको हम कहते हैं माउस और माइस। पता नहीं क्यों मसल्स को माउस और माइस से तशबीह दी गई है। जहां तक मैंने इसको देखा हुआ है, इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट ओपिनियंस है लोगों के। एक ये कहता है कि जो मसल्स होते हैं इनमें कुछ सेल्स होते हैं कि उसकी जो शेप है वो माउस और माइस से मिलती जुलती है। मेरे लिहाज से मसल्स के 650 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। हर एक को मैंने देखा हुआ है, पर किसी का शेप भी माउस और माइस से मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब कि इस ओपिनियन, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके अंदर कोई खास सदाकत है नहीं। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो ओपिनियन है, वो कहते हैं कि मसल्स को इसलिए माउस और माइस से तशबीह दी गई है कि कहीं अगर आप लोगों ने अपने हाथ को ले ले और आप लोग इसको ऐसे बेंड कर ले, तो बेंड करने के बाद कहीं अगर आप लोग देख ले तो इस जगह पे माउस और माइस की तरह कोई चीज़ गोश्त के अंदर बनती है, जो कि बाकायदा तौर पे इसके अंदर भागती भी है। और आप लोगों ने पर्टिकुलरली ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इनके मसल्स गोश्त के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, वो चूहे की तरह, माउस की तरह कोई चीज़ उसके बॉडी के अंदर बन जाती है। तो चूंकि ये मसल्स के अंदर ये चूहे की तरह कोई चीज़ बनती है, माउस की तरह कोई चीज़ बनती है, तब जाके मसल्स को मस्कुलस से डिराइव किया गया है। और मेरे लिहाज से जो पहला ओपिनियन है, इसके मुकाबले में जो दूसरा वाला है, वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है। अगर आप लोग किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी और एनिमल में आप एक मसल को ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस मसल को ले लें और आप लोग इसको ऐसे आइसोलेट कर लें, और आइसोलेट करने के बाद आप लोग इस मसल का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, ऐसे आप लोग इसका ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, और काटने के बाद कहीं अगर मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मसल है इस तरह से, और मैं इसके ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं, और सेक्शन काटने के बाद ये मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूं, तो फिर ये आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आना चाहिए। इसमें से हर एक को हम और आप लोग कहते हैं मसल बंडल। इसका मतलब ये हुआ कि मसल जिस चीज से बना हुआ होता है, इसको हम और आप लोग कहते हैं मसल बंडल्स। इसका मतलब कि मसल जिस चीज से बना हुआ होता है, इसको फिर हम और आप लोग कहते हैं मसल बंडल्स। और एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एक मसल होता है, इसके अंदर 100 से लेके 1000 तक मसल बंडल्स जो हैं ये फिर प्रेजेंट हो सकते हैं। 100 से लेके 1000 तक मसल बंडल जो है ये एक मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इस मसल बंडल में से इन मसल बंडल में से मैं किसी एक मसल बंडल को निकाल दूं, अगर मैं किसी एक मसल बंडल को निकाल दूं और निकालने के बाद कहीं अगर मैं इसका फिर ट्रांसवर्स सेक्शन काट दूं, ऐसे काटूं, और काटने के बाद मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूं, राइट, तो फिर जो एक मसल बंडल होता है ये फिर किसी और चीज का बना हुआ होता है, जिसको हम फिर कहते हैं मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है, इसके लिए आपके बुक ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं मसल सेल। तो याद रख ले, ईटा में भी वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके बुक में ये दोनों के दोनों अल्फाज लगे हुए हैं। मसल फाइबर का भी, मसल सेल का भी, इन दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन मसल सेल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है, चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल्स हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग मसल सेल या मसल फाइबर हम और आप लोग इसको कहते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जिस तरह के नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो और सिस्टम्स होते हैं हर एक का अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो जो मस्कुलर सिस्टम है, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग मसल सेल या मसल फाइबर हम और आप लोग इसको कहते हैं। टिपिकली मेडिकल साइंस में इसका नाम कुछ और है,
जो कि आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम और आप लोग आमतौर पे मायोसाइट हम इसको कहते हैं। तो मसल के जो सेल्स होते हैं इनको टिपिकली हम फिर मायोसाइट कहते हैं, जो कि आपके कोर्स के अंदर है नहीं। ये जो मायोसाइट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बुक में है। हम और आप लोग इसको जनरलाइज करेंगे, स्ट्रक्चर हम और आप लोग इसको बनाएंगे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि कोर्स में वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रक्चर इसका है नहीं, डायग्राम इसका है नहीं। पर इसका फंक्शन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, अंडरस्टूड बात है एक ही है, वो है मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वो भी आपके कोर्स के अंदर है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो जिस तरह हम और आप लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर इसके बाद हमने नेफ्रॉन के फंक्शन को, यूरिन फॉर्मेशन को भी हम और आप लोगों ने पढ़ा, इसी तरह से हम और आप लोग मायोसाइट मसल के सेल्स के स्ट्रक्चर को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसका जो फंक्शन है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम और आप लोग इसको स्ट्रक्चर के समझने की हम और आप लोग कोशिश करेंगे। ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, पर इनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक न्यूरॉन है, एक ये मसल सेल है। लेकिन इन दो सेल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होती। याद रख ले, अगर सेल के अंदर सेल डिवीजन ना हो इसका मतलब कि वो नंबर में नहीं बढ़ेगा, पर उसके अंदर ग्रोथ तो होगी ना। ग्रोथ का मतलब ये है कि उसका साइज तो बढ़ेगा ना। तो जो मसल के जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन के जो सेल्स होते हैं, इनका साइज बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ता है तो आमतौर पे हम इसको एलंगेटेड शो करते हैं। अगर आप लोग न्यूरॉन को भी देख ले, वो ट्री की तरह हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एलंगेटेड स्ट्रक्चर हम इसका बनाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही मसल के सेल्स भी होते हैं, इनको हम जब भी बनाते हैं एलंगेटेड हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। टिपिकली वो जो 9/10 में वो सेल का जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से हम और आप लोग इसको बनाएंगे नहीं, राइट। तो इसको भी हम आमतौर पे ये एलंगेटेड हम इसको बनाएंगे। और हम कहते भी हैं कि जो मसल के जो सेल्स होते हैं ये एलंगेटेड इन शेप होते हैं, या फिर हम लिखते हैं कि ये सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं। तो इसलिए मैं इसके सेल को कैसे बनाऊंगा, ऐसे हम और आप लोग इसको एलंगेटेड हम और आप लोग इसको बना देंगे, ताकि फिर हमारे लिए किसी किस्म का मसला जो है ना वो फिर प्रेजेंट ना हो। ये जो सेल होता है, चूंकि ये एलंगेटेड होता है, साइज बढ़ता है, तो बॉडी में ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में इनकी लेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। और एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एक नॉर्मल सेल होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 35 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको इंचेस में कन्वर्ट कर ले तो फिर ये तकरीबन 14 इंचेस इसकी लेंथ जो है ये फिर बन जाती है। लेकिन इसका जो डायामीटर होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो भी कम नहीं होती, लेकिन वो 10 से लेके 100 लेकिन माइक्रोन माइक्रोमीटर तक होता है। तो मेरे लिहाज से अगर आप लोग मसल सेल्स के लेंथ को देख ले, ठीक ठाक होता है, इंचेस में होता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी लेंथ को देख ले, लेकिन अगर आप लोग इसके डायामीटर को देख ले, तो फिर इसका जो डायामीटर होता है ये हद से ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। सेल थियरी के मुताबिक जो भी कोई सेल होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट जो हैं ये जरूर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 जिसको हम और आप लोग कहते हैं, उसको हम और आप लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कुछ लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ये मसल का सेल है, ये हमारे लिए थोड़ा खास है, हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है, तो इसलिए मसल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन को हम आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, और इसको हम आमतौर पे सार्कोलीमा हम इसको कहते हैं। तो ये बात दफा एमसीक्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है कि सार्कोलीमा किस से रिलेट करता है, तो वो मसल का सेल होगा, मसल फाइबर्स होंगे, या सार्कोलीमा या मसल के सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम आमतौर पे सार्कोलीमा कहते हैं। इसका मतलब कि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म है, खास टर्म है, स्पेशल टर्म है, जो कि हम इनको दे देते हैं। सेल थियरी के मुताबिक जो भी कोई सेल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, नो डाउट। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म को लोग आमतौर पे साइटोप्लाज्म हम इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी लोग इसको कहते हैं, और कुछ लोग इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ये मसल का सेल है, हमारे लिए थोड़ा खास है, स्पेशल है, तब जाके हम इसके साइटोप्लाज्म को भी हम आमतौर पे सिर्फ साइटोप्लाज्म हम इसको नहीं कहते, बल्कि हम इसको सार्कोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। तो हमारी और आप लोगों की बात उसी तरह से होगी कि अगर किसी जगह पे पूछा गया
कि सार्कोप्लाज्म ये किस सेल से रिलेट करता है, सो नो डाउट मसल का सेल होगा। ये कहीं पूछा गया कि जो सार्कोप्लाज्म है या मसल के सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सो नो डाउट ये फिर सार्कोप्लाज्म ही होगा। सेल थियरी के मुताबिक जो भी कोई सेल होता है इसके अंदर न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर हम और आप लोग उस सेल को कहेंगे कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, लेकिन अगर न्यूक्लियस है तो फिर हम और आप लोग इसको कहेंगे कि ये न्यूक्लिएटेड सेल है। तो अव्वल बात तो ये है कि जो मसल सेल्स होते हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, कहीं पूछा गया। लेकिन अगर न्यूक्लियस है तो फिर न्यूक्लियस के बेस पे हमारे साथ दो तरह के सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस एक है कि न्यूक्लियस ज्यादा है। अगर एक है तो फिर हम इसको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं, और अगर ज्यादा है तो फिर हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। पर याद रख ले, अगर न्यूक्लियस एक है तो वो आमतौर पे उस सेल के सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस ज्यादा है तो वो जो न्यूक्लियाई होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पर याद रख ले, जो मसल के जो सेल्स होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएट मोनोन्यूक्लिएट नहीं होते, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसमें न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होते हैं, और न्यूक्लियाई अगर ज्यादा हो तो फिर हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। नो डाउट ये भी मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन चूंकि ये मसल का सेल है, ये हमारे लिए थोड़ा खास है, हमारे लिए थोड़ा स्पेशल है, तब जाके इसके मल्टी न्यूक्लिएट के लिए भी हम जो लफ्ज लगाते हैं वो सेंसीशियम का लगाते हैं। इसको बोर्ड के ऊपर स्पेलिंग आप लोगों के सामने फिर लिखवा दूंगा, सेंसीशियम। सो सेंसीशियम टिपिकली मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट अगर मसल का सेल है फिर हम इसको सेंसीशियम कहते हैं। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं अगर इसके अंदर न्यूक्लियाई ज्यादा होते हैं तो फिर हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट ही कहते हैं। लेकिन अगर मल्टी न्यूक्लिएट है तो आमतौर पर जो न्यूक्लियाई होते हैं, बार बार बता रहा हूं कि वो फिर साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मसल के सेल में ऐसा नहीं होता। वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आमतौर पे जो इनके साइड्स होते हैं, जिनको हम और आप लोग पेरिफेरी कहते हैं, साइड कहते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। सेंटर की तरफ आमतौर पे इनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, तब जाके इसके न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियाई। आपके बुक में ये लफ्ज लिखा भी हुआ है, लेकिन चूंकि ज्यादा है सो सेंसीशियम, SYNCITIUM सेंसीशियम। और एक अंदाजे के मुताबिक कि एक मसल के सेल में ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इसका जो नंबर होता है वो 100 तक होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि 100 ही हो, 100 तक होते हैं, ज्यादा होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हर एक सेल में ये स्पेसिफिक होंगे। इट मे बी 50, 60, 65, 80, 99, लेकिन यहां तक ये हो सकते हैं। ये जो मसल के सेल्स होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इसका जो फंक्शन है वो हम और आप लोग पढ़ेंगे। इनके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा एनर्जी एटीपीज मांगते हैं। तो इन सेल्स के अंदर कुदरत ने इन एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनके फैक्ट्रीज हैं, जो इनके पावर हाउसेस है, जिसको हम और आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन भी इनके अंदर ज्यादा होती है। इसलिए मैं यही पे डॉट्स में इसको ऐसे लिखवा लेता हूं, और फिर मैं यहां पे लिखवा लेता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया सिंपली हम और आप लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये भी मसल के सेल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये फिर एटीपीज बनाते हैं। और मसल का जो फंक्शन है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, चूंकि वहां पे एटीपीज बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, यूज होते हैं, तब जाके कुदरत ने इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा रखा हुआ है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से एक बात आप लोगों के साथ में और भी शेयर कर लूं, ईटा के लिहाज से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे कोर्स में माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से जो सेल्स हैं वो 3 ऐसे हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक इसमें मसल का सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दूसरा, हम और आप लोग अगले चैप्टर में नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन में पढ़ेंगे, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और तीसरा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो स्पर्म है वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन जो है ये फिर ज्यादा होती है। तो आपके पूरे कोर्स के अंदर ये 3 सेल्स ऐसे हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो आमतौर पर इनमें से कोई एक सेल, ये बाज़ दफा तीनों के तीनों दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नो डाउट कोई और नहीं होगा, अगर तीनों के 3 है तो फिर ये ऑप्शन आप लोगों का ठीक होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर हो भी
तो उसके लिए वो जिस चीज से एटीपीज बनाते हैं, जिसको आप लोग ग्लूकोज कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो मसल के सेल्स होते हैं, इनमें इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि इसकी ये फितरत है, एबिलिटी है कि ये चीजों को स्टोर कर सकता है। तो कुदरत ने क्या किया हुआ है कि जो मसल के सेल्स हैं, वहां पे जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसलिए चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया को इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए मैं यहां पे लिखवा रहा हूं कि यहां पे ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ग्लाइकोजन पैक्स होते हैं ग्लूकोज के, और यहां पे ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ताकि कहीं अगर ग्लूकोज वगैरह बाद दफा अवेलेबल न भी हो तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाता है और ग्लूकोज जो है उससे रिलीज हो जाता है, और उन ग्लूकोज को फिर माइटोकॉन्ड्रिया उनसे एटीपीज वगैरह को बना भी लेते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो भी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज वगैरह अवेलेबल भी हो, तब भी इनके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत जरूर पड़ जाती है। तो अंडरस्टूड बात है, यहां पे कोई इस किस्म का फिनोमिनन भी होना चाहिए कि जहां पे ऑक्सीजन भी स्टोर हो सके। इसलिए कुदरत ने मसल के सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा रखा हुआ है, और जो मायोग्लोबिन होते हैं, पहले आप लोगों को बताया हुआ था, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, कैरी नहीं कर सकता, मसल के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मसल सेल की फितरत चीजों को स्टोर करना है, इसलिए ये भी चीजों को आमतौर पे स्टोर कर लेता है। ये जो मसल के जो सेल्स होते हैं, जो आप लोग ये बात जो कि आप लोगों के साथ में इन चीजों को ये समझा रहा हूं, जो कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो इनके अंदर सारा कुछ ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। इनका जो मेम्ब्रेन होता है चूंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, तो इनके मेम्ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इस तरह के हमारे फिंगर्स है ना, इस तरह के कुछ प्रोजेक्शन बना लेते हैं, लेकिन ये इसके सर्कुलिमा के मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं। हाँ, ये सर्कुलिमा मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, लेकिन वो जो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो इन्वेजिनेट करते हैं। इन्वेजिनेट का मतलब कि अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो अगर मैं फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बना दूं और इसको मैं ऐसे नीचे ले आऊं, तो फिर ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सर्कोलिमा के बने हुए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, यानी सर्कोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। और ये सिर्फ एक नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये टू मच होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। पर अगर आप लोग इनको देख ले, इसमें कोई शक नहीं, ये ट्यूब की तरह है, फिंगर्स लाइक ये ट्यूब की तरह है, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है ना, वो ट्रांसवर्स होती है, ऐसे जाते हैं। ये इनके अंदर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे नहीं जाते हैं। तो अगर ट्रांसवर्स जाएंगे तो फिर मैं इसको नीचे से भी इस तरह से शो कर सकता हूं। ये ऐसे ट्रांसवर्सली ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं। चूंकि ये ट्रांसवर्स होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए आपके बुक ने इसके लिए एक खास नाम लिखा हुआ है, और हम और आप लोग इसको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। और ट्रांसवर्स क्यों कि इसकी पोजीशन ट्रांसवर्स है, वाई ट्यूब्यूल क्योंकि ये ट्यूब की तरह है। और ट्रांसवर्स के लिए हम बाद दफा लफ्ज टी लिखते हैं और फिर इसके बाद लफ्ज हम लिख लेते हैं ट्यूब्यूल। तो कुछ लोग इसको टी ट्यूब्यूल भी कहते हैं, जो कि आपके बुक ने ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम और आप लोग इस टी ट्यूब्यूल को देख ले, बिल्कुल फिंगर की तरह है, ऐसे गया हुआ है, इन्वेजिनेट करता है, अंदर की तरफ जाता है। पर याद रख ले कि इसका जो एंड सार्कोप्लाज्म के अंदर जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, वो बंद होता है। और अगर बंद होता है तो फिर इसके लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं वो है ब्लाइंड, कि ये एक इसका एक साइड ब्लाइंड होता है, बंद होता है। तब जाके ये जो टी ट्यूब्यूल होते हैं, इसकी एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये ब्लाइंड इन नेचर होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कहीं ये सिटीज वगैरह में देखे होंगे, गांव वगैरह में देखे होंगे, कुछ स्ट्रीट्स होते हैं, एक एंड से आप लोग एंट्री कर लेते हैं, एंड पे आप लोग चले जाते हैं, वो स्ट्रीट वहां पे बंद होता है, फिर उसी ही जहां से आप लोगों ने एंट्री की हुई थी उसी ही से फिर आप लोग एग्जिट भी करते हैं। तो ऐसे स्ट्रीट्स को भी हम फिर ब्लाइंड स्ट्रीट कहते हैं कि ये आगे को बंद है। एग्जैक्टली ये जो टी ट्यूब्यूल होता है ये भी ब्लाइंड इन नेचर होता है, बंद होता है। ये ब्लाइंड इन नेचर होता है, बंद होता है, लेकिन इसका जो अंदर वाला तरफ है वो बंद होता है, आगे की तरफ से ये सारा कुछ जो है ये फिर ओपन हो जाता है। ये जो टी ट्यूब्यूल होते हैं, याद रख ले, ये अंदर को एम्प्टी होते हैं। कहीं अगर आपके ज़हन में ये बात है कि इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह भी प्रेजेंट होगा, इसके अंदर किसी किस्म का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, सर्कोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये अंदर से एम्प्टी होते हैं, बंद होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। हाँ, टी ट्यूब्यूल की एक खूबी जरूर है, वो ये है कि अगर आप लोगों ने न्यूरॉन का वो टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा
के न्यूरॉन होता है, इसके अंदर 3 मेन पार्ट्स जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। 3 मेन पार्ट जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी होती है, इनमें डेंड्रान होते हैं, डेंड्रान से फिर सेकेंडरी, इस तरह से टर्शरी और आखिर में डेंड्राइट्स वगैरह निकले हुए होते हैं। यहाँ पे एक्सान होते हैं, एक्सान के फिर टर्मिनल्स होते हैं, एंड्स होते हैं। हम और आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन एंड पे जो एक्सान होते हैं इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं, इनके बिल्कुल एंड के ऊपर ये टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक न्यूरॉन के ऊपर कितने ये टर्मिनल्स होते हैं, हम और आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो न्यूरॉन होता है ना, इनके जो टर्मिनल्स होते हैं ना, वो टर्मिनल आमतौर पे इस ट्यूब्यूल के एक साइड पे भी एक प्रेजेंट होता है और दूसरे साइड पे भी आमतौर पे ये एक प्रेजेंट होता है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे होती है, इस तरह के ह्यूमन बींग्स के सर के साथ ये 2 कान अटैच होते हैं। तो न्यूरॉन का एक टर्मिनल इधर प्रेजेंट होता है, एक इधर प्रेजेंट होता है, बीच में वो टी ट्यूब्यूल जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। ये जहां पे ये टर्मिनल्स होते हैं, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल हम और आप लोग मसल के सेल के स्ट्रक्चर को हम और आप लोग पढ़ रहे हैं, फंक्शन को फिलहाल हम और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हर एक के फंक्शन का आप लोगों को पता चल जाएगा। ये नेचुरली ऐसा होता है, ये नेचुरली ऐसा होता है कि जो मसल के जो सेल्स होते हैं, मसल के जो सेल, चूंकि इसका साइज बहुत लेंथी होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूरॉन में मसल के सेल में यहां पे कोई चीज है, उधर उसकी जरूरत पड़ी, तो साइटोप्लाज्म में भी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स तो होते हैं, लेकिन उन मूवमेंट्स के थ्रू वो सब्सटेंस उधर तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है। तो कुदरत ने क्या किया हुआ है कि इन मसल के सेल्स के अंदर उन्होंने मोटरवे बनाए हुए हैं, हाईवेज बनाए हुए हैं, ताकि जो चीजों की जो एक्सेस है इस इतने बड़े सेल के अंदर वो आसानी से हो। एंड यू नो द मोटरवे आर हाईवे ऑफ ए सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कोई शक नहीं है, मसल के सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसका एक फंक्शन यह है कि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल के सेल का, ये बाकी सेल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है इस लिहाज से कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करते, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, मोटरवे और हाईवे का सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि ये कैल्शियम को भी स्टोर कर सकता है। और याद रख ले, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम को भी साथ में स्टोर कर सके, तो उसको हम फिर एक खास किस्म का नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पूछा गया या कहीं आप टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को नजर आ गया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होते हैं। फर्क सिर्फ उससे ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर नहीं कर सकता, ये कैल्शियम को स्टोर भी कर सकता है। ये भी बड़ा अजीब सी अरेंजमेंट होती है कि जहां पे टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल के लेफ्ट और राइट साइड पे, यानी एक इधर और एक इधर, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने रेड से इसको बना दिया है और इसके नीचे में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR से मैं इसको एब्रिविएट कर रहा हूं, ये लिखवा रहा हूं। लेकिन जो SR होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम से भरे हुए होते हैं और कुछ लोग इसको कैल्शियम का हैबिटेट भी कहते हैं, कैल्शियम का घर भी लोग इसको कहते हैं। कैल्शियम अगर मसल के सेल के अंदर स्टोर होता है तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। तो हुआ कैसे कि बीच में एक टी ट्यूब्यूल हुआ और दोनों साइड्स पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए। टी ट्यूब्यूल के अंदर कुछ नहीं है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम से भरे हुए होते हैं। ये नेचुरली ऐसा होता है। तो अगर आप लोग इसको बोर्ड के ऊपर देख ले तो फिर ये आप लोगों को कैसे नजर आएगा, ऐसा आप लोगों को नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक टी ट्यूब्यूल है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर पे है और एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर पे है, ये आप लोगों को ऐसे नजर आएगा। और अगर मैं इसको स्ट्रेट कर लूं तो फिर आप लोगों को ऐसे नजर आएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग इसका 3D स्ट्रक्चर देख ले तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये टी ट्यूब्यूल ऐसे होता है, इधर पे एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर पे होता है ऐसे। तो अगर मैं दिखाऊं तो फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसे आएगा। और अगर आप लोग केमिस्ट्री में देख ले तो उधर पे ये कुछ कोई इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर होता है, ये लैब वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लोग ट्राइपॉड कहते हैं। ट्राइपॉड वो जहां पे गैस बर्नर वगैरह लगाते हैं इसके नीचे, तो इसका जो शेप होता है ना वो ट्राइपॉड। लेकिन चूंकि बायो है तो बायो में यहां पे एक टी ट्यूब्यूल और 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंबाइंड हुए हैं, तो फिर ये ट्राइपॉड नहीं बनाता, हम इसको ट्राइएड कहते हैं। इनमें 3 ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इन तीनों के साथ ही मैं यहां पे लिखवा लेता हूं ट्राइएड। तो कहीं पूछा गया
ट्राइएड में कितनी चीजें हो गई? 3। लेकिन इसमें कितने ट्यूट्यूब्यूल होंगे? 1। इसमें कितने सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे? 2। ट्यूट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? कैल्शियम यहां पे स्टोर होता है। और मैंने बता दिया कि ये जो टर्मिनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये इस ट्यूट्यूब्यूल के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो मसल के जो सेल्स होते हैं, मसल के जो सेल्स होते हैं, इनमें एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह के कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि रन करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक इसके जाते हैं। तो मैं ये कुछ बना रहा हूं, बाकी आपके ज़हन में होने चाहिए ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा होता है, ये इससे भरा हुआ होता है। ईच एंड एवरी वन इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल, हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये जिस चीज से बने हुए होते हैं, उनको हम और आप लोग मायोफाइब्रिल हम और आप लोग इसको कहते हैं। मायोफाइब्रिल हम इसको कहते हैं। और इससे भी मैं एक ऐसे लाइन लगा रहा हूं, और इसको हम और आप लोग कहेंगे मायोफाइब्रिल, हम इसको कहते हैं। 2 अल्फाज हमारे सामने आ गए हैं, थोड़ी से कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक लफ्ज आपके कोर्स में मसल फाइबर है, एक लफ्ज मायोफाइब्रिल है, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, एक जैसे हैं। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये मसल के यानी मस्कुलर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी एक सेल है। लेकिन अगर आप लोग इस सेल को देख ले, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स हमें नजर आ रहे हैं। इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, ग्लाइकोजन नजर आ रहा है, मायोग्लोबिन हमें नजर आ रहे हैं, ट्यूट्यूब्यूल हमें नजर आ रहे हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियाई हमें इसके अंदर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हमें इसके अंदर मायोफाइब्रिल भी नजर आ रहे हैं। तो मायोफाइब्रिल क्या है? ये इस सेल का ऑर्गेनील है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मसल फाइबर मीन सेल, मायोफाइब्रिल मीन इट इज एन ऑर्गेनील ऑफ द मसल फाइबर वन। तो बाज दफा एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है कि मसल सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? तो उधर पे एक ऑप्शन मायोफाइब्रिल का भी होगा। लेकिन मायोफाइब्रिल प्लीज ये मसल सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नहीं है। ये एक्चुअली इस मसल फाइबर का एक कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनील है, पार्ट है इसका। एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एक मसल होता है, उनके अंदर जो मसल बंडल्स होते हैं वो 100 से लेके 1000 तक होते हैं। जो एक मसल बंडल होता है, इनमें फिर ये जो मसल के सेल्स होते हैं, ये फिर 100 से लेके 1000 तक हो सकते हैं। लेकिन एक मसल सेल के अंदर फिर ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ना, ये 100 से लेके 1000 तक हो सकते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। ये थोड़ा टेक्निकल फर्क है जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अगर आप लोगों को यहां तक इन चीजों की समझ आई हुई है, फिर मैं आगे जाता हूं और हम और आप लोग अभी इससे किसी और मतलब है कि इससे पार्ट को हम और आप लोग इसको निकालेंगे, फिर देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। ओके, दिस इज ये मसल का जो टिपिकल सेल है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम और आप लोग करेंगे क्या कि हम इस मसल सेल के अंदर जाएंगे, एक मायोफाइब्रिल को हम और आप लोग इससे निकालेंगे। तो प्लीज ये डायग्राम आपके ज़हन में होना चाहिए। बोर्ड के ऊपर एरिया कम है, मैं क्या कर रहा हूं कि इससे एक में एक मायोफाइब्रिल इसको निकाल रहा हूं, जस्ट वन, एक को मैं निकाल रहा हूं, बाकी वो उधर ही होंगे। इसलिए बोर्ड से मैं ये बाकी डायग्राम को हटा देता हूं। लेकिन आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि मसल के सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर कुछ इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। समझाने के लिए मैंने करा लिया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसका कोई खास डायग्राम है ही नहीं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कुछ इस तरह से ये सारा कुछ हो जाता है। तो अभी जो मैं कर रहा हूं, इसके सेल के स्ट्रक्चर को मैं हटा रहा हूं, लेकिन एक मायोफाइब्रिल को मैं इससे निकाल रहा हूं, और देखते हैं कि इस मायोफाइब्रिल के अंदर फिर क्या क्या हमें नजर आएगा। लेकिन यह बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जो मायोफाइब्रिल है वो इस सेल के इस एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, यानी एंड तक जा रहा है। और एक सेल के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओके जी, जब मैंने इस मायोसाइट से यानी मसल के सेल से जब मैंने
एक मायोफाइब्रिल को निकाला। ये वो एक मायोफाइब्रिल है जिसको मैं बना रहा हूं और एंड तक जा रहा हूं, एंड तक जा रहा हूं, यहां तक कोई और चीज नहीं है। ये वो एक मायोफाइब्रिल है जिसको मैंने बना दिया है। चलो साइड पे मैं लिखवा लेता हूं, ये वो मायोफिब्रिल है। एक, ये बहुत ज्यादा है मैंने बताए हुए हैं, लेकिन मैंने इसको एक बना दिया है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल में किसी किस्म का ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को बता दिया कि सेल के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक है, तो इसका मतलब यह है कि सेल की जो लेंथ थी वो 35 सेंटीमीटर यानी 14 इंचेस। इसका मतलब कि जो मायोफाइब्रिल है इसकी भी जो लेंथ होगी वो 35 सेंटीमीटर यानी 14 इंचेस ही होगा। हाँ, अगर मैं पूछूं इसका डायमीटर कितना होगा, तो फिर वो जो मसल का सेल है ना, मसल फाइबर, उससे ये बहुत कम होगा, क्योंकि एक मसल के सेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और इनका डायामीटर कितना होता है, वो 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन तक इसका डायामीटर होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर होता है। लेंथ ठीक है, पर इसका जो डायामीटर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर हम और आप लोग इस एक मायोफाइब्रिल को हम ले ले और इसको हम और आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख ले, स्टडी कर ले कि इसके अंदर क्या होता है, तो अगर आप लोग कहीं इसको देख ले तो इसमें इस किस्म का एक रीजन आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे ऐसे आप लोगों को नजर आएगा। ये फितरतन डार्क होगा, यानी फितरतन ये थिक होगा, थिक। इसलिए मैं इसके ऊपर लिखवा रहा हूं कि ये थिक बैंड है। लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो फिर ये थिक नहीं, ये थोड़ा सा बारीक हो जाता है। और इसको मैं वैसे ही रेड से इसको ऐसे शो कर रहा हूं। ये जो मेरा बता रहा हूं ये फितरतन थिन होता है, इसलिए इसके ऊपर मैं लिखवा रहा हूं ये थिन बैंड होता है, ये थिन बैंड होता है। फिर इसके बाद जो होगा वो फिर थिक होगा, ऐसे थिक बैंड होगा। फिर इसके बाद जो होगा ये फिर से थिन बैंड होगा, फिर ऐसे थिक बैंड होगा और फिर ऐसे ये थिन बैंड होगा। तो याद रख ले कि एक मायोफाइब्रिल के अंदर ये जो थिक बैंड्स होते हैं और जो थिन बैंड्स होते हैं, ये एक मायोफाइब्रिल के ऊपर आप लोगों को नजर आएंगे, पर ये होंगे अल्टरनेट। बुक ने ये लफ्ज लिखा हुआ है, अल्टरनेट का मतलब ये है थिक फिर थिन, थिक फिर थिन। हाँ, ऐसे ही होगा। हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि दो थिक हो जाए यानी थिक थिक और फिर थिन हो जाए, या थिन थिन और फिर थिक हो जाए। हरगिज़ ऐसे नहीं होता। थिक होगा और थिन होगा, फिर थिक होगा, फिर थिन होगा, अल्टरनेट होंगे। पर यह पता नहीं है कि पहले थिक होता है कि थिन होता है। लेकिन जहां तक मैंने इसको देखा हुआ है, लिखते हैं कि पहले आमतौर पे थिक होता है, फिर थिन होते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक मायोफाइब्रिल के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये थिक वाला आपको माइक्रोस्कोप में डार्क कलर का नजर आएगा कि लाइट कलर का, मेरे ख्याल में बहुत ही आसान इसका आंसर होना चाहिए कि जो थिक बैंड होगा ये हमें डार्क नजर आएगा, जबकि जो ये वाला होगा ये हमें लाइट इन कलर नजर आएगा। इसलिए कुछ लोग थिक बैंड को, इसमें आपकी किताब भी शामिल है, दूसरा नाम डार्क बैंड है, जबकि थिन बैंड का दूसरा नाम लाइट बैंड भी है। तो एमसीक्यूज में आप लोगों ने ये इख्तियार भी करना है कि जो एक मायोफाइब्रिल होता है इसमें थिक और डार्क इन दोनों का मतलब एक है, इसी तरह से थिन और लाइट का मतलब भी एक होगा। वो बार बार बता रहा हूं, अगर थिक और थिन के हिसाब से करेंगे तो भी अल्टरनेट है, लेकिन अगर डार्क और लाइट के हिसाब से करेंगे तो भी अल्टरनेट होते हैं। अगर हम और आप लोग ये जो डार्क बैंड है, मैं सिर्फ डार्क बैंड की बात कर रहा हूं, अगर हम और आप लोग इसको इससे निकाल दे ऐसे एक डार्क बैंड को अगर आप लोग इससे निकाल दे, ये मैं डार्क बैंड की बात कर रहा हूं, और आप लोग इसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख ले, यानी आप लोग इसको फिर से स्टडी कर ले, तो जो एक डार्क बैंड होता है इनके अंदर, यानी जो थिक बैंड होता है इसके अंदर और इस तरह के फिलामेंट्स जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा। ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच एंड एवरी वन इज कॉल्ड मायोफिलामेंट। हर एक को हम और आप लोग फिर मायोफिलामेंट हम और आप लोग कहेंगे। इसी तरह से जब हमने ये जो थिन बैंड था, लाइट बैंड था, जब इसको आइसोलेट किया और इसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो देखा कि इसके अंदर भी इसी तरह से मायोफिलामेंट जो थे प्रेजेंट थे, लेकिन वो थिन थे, तो इनको भी हम आमतौर पे कहते हैं मायोफिलामेंट्स। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो एक थिक या डार्क बैंड है,
इनमें बहुत ज्यादा मायोफिलामेंट्स होते हैं, और जो लाइट या थिन बैंड होता है इसके अंदर भी मायोफिलामेंट्स होते हैं। बात वही होगी कि एक बैंड में कितने होते हैं, 100 से लेके 1000 तक ये मायोफिलामेंट जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम और आप थोड़े से फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 3 अल्फाज हमारे सामने आ गए हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लफ्ज हमारे साथ मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है। दूसरा लफ्ज जो हमारे सामने आ गया है वो मायोफाइब्रिल है। जो तीसरा लफ्ज हमारे साथ आ गया है वो मायोफिलामेंट है। तो ये भी बात दफा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मसल के सेल के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग क्या कहते हैं, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट। इसमें कोई शक नहीं है, मसल फाइबर ही है। लेकिन मैंने आप लोगों को साथ में बता दिया कि जो मायोफाइब्रिल है वो इस मसल फाइबर का सेल का एक ऑर्गेनील है, लेकिन ये जो मायोफाइब्रिल है इसके अंदर फिर ये मायोफिलामेंट्स होते हैं, यानी फिर ये इसका कोई पार्ट है। यानी मायोफाइब्रिल का मायोफिलामेंट एक पार्ट है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इन चीजों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम और आप लोग इनसे एक मायोफिलामेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनमें से एक मायोफिलामेंट को हम और आप लोग निकाल दें, मैं एक की बात कर रहा हूं, अगर हम और आप लोग इसको निकाल दें और निकालने के बाद कहीं आप लोग इसको फिर से स्टडी कर ले, तो जो ये मायोफिलामेंट है अगर आप लोग इसके ऊपर जाए तो इसकी हिस्ट्री देख ले तो वो तो थिक है ना, डार्क है ना। तो इस डार्क के बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक गोल किस्म का डिस्क आपको नजर आएगा। डिस्क मैं लिखवा रहा हूं, DISK, डिस्क। ये जो CD होती है कंप्यूटर के अंदर, डिस्क जिसको हम और आप लोग कहते हैं। कुछ लोग, जिसमें आपकी किताब भी शामिल है, इसको डिस्क को लाइन भी कहते हैं, LINE। कुछ बुक्स जिनमें आपकी किताब भी शामिल है इसको बॉडी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसका कलर देख ले तो वो लाइट होता है, यानी ये पूरा का पूरा जो मायोफिलामेंट है ये डार्क है, लेकिन इस डार्क के बीच में आप लोग को ये लाइट नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने फिंगर्स को भी देख ले तो इसमें से अगर आप लोग इस एक को कंसीडर कर ले कि ये हमारा कोई मायोफिलामेंट है, तो अगर आप लोग इसके बिल्कुल सेंटर में देख ले आप लोग को एक लाइन से नजर आ रहा है। इसी तरह से लाइन आप लोग को यहां पे भी नजर आएगा, लेकिन ये लाइट इन कलर होता है। लाइट को लैटिन में हम कहते हैं हीली, HELE, हीली। हीली का पहला लफ्ज H है, इसलिए हम आमतौर पे इसको H डिस्क या H लाइन या H बॉडी हम इसको कहते हैं। लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो इस H से लेके इस एंड तक इसके बीच में एक और छोटा सा लाइन था, डिस्क था, बॉडी थी, और इस H से लेके इस एंड तक इसमें भी एक और छोटी सी गोल सी बॉडी थी, डिस्क था, लाइन था। जो इधर से लेके इधर तक है, दरमियान में है ना, दरमियान को हम और आप लोग M कहते हैं ना, सॉरी मीडियन कहते हैं ना। मीडियन का पहला लफ्ज M है, इसलिए हम और आप लोग इसको M लाइन कहेंगे, और इसको भी हम और आप लोग M लाइन या M बॉडी या M डिस्क हम इसको कहते हैं। लेकिन जब मैंने ये रेड वाला जो मैंने शो किया हुआ है, 3 वाला लाइट वाला, जब मैंने इसको निकाला, इनमें से एक को निकाला, और इनमें से एक को निकालने के बाद जब हमने इसको देखा तो इसके सेंटर में भी हमें इसी किस्म की कोई बॉडी नजर आई, डिस्क नजर आया, लाइन नजर आया। लेकिन चूंकि ये दरमियान में था तो दरमियान के लिए जर्मन लैंग्वेज में हम एक लफ्ज लगाते हैं ज़्विश, ZWISCH। टेक्स्ट बुक के अंदर इन्होंने लिखा भी हुआ है, ज़्विश का जो पहला लफ्ज है वो Z है, इसलिए हम आमतौर पे इसको Z लाइन, Z बॉडी या Z डिस्क हम इसको कहते हैं। लेकिन याद रख ले कि जब हमने इससे इस एंड तक देखा तो कोई और बॉडी मुझे नजर नहीं आई, इधर से इधर तक हमने देखा तो भी हमें किसी किस्म की बॉडी जो है ये फिर नजर नहीं आई। अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जाऊं तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन को, ये जो H वाला है, इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूं, यानी ऊपर गया और इसके बीच में मैंने ऐसे लाइन लगा दिया और यहां पे मैंने H लगा दिया। फिर अगर आप लोग इसके ऊपर जाएं तो फिर इसके, सॉरी, अगर आप लोग ये H हो गया, ऊपर जाएं तो फिर ये H हुआ, ऊपर जाए तो फिर ये H हुआ, यानी यहां पे मैं H लिखवा सकता हूं। इसी तरह से अगर आप लोग इधर पे आ जाए तो Z है, और अगर आप लोग ये लाइन इधर पे लगा दे तो भी Z हुआ, इधर पे लगा दे तो भी Z हुआ, इधर पे लगा दे तो भी Z हुआ। इसका मतलब कि इसके बाद जो होगा यहां पे ये फिर H होगा, यहां पे फिर Z होगा, यहां पे फिर H होगा। ऐसे आप लोग जाएं, आप लोग कर सकते हैं। पर Z से लेके Z, यानी इस Z से लेके इस Z तक हम इसको कहते हैं
सार्कोमियर, हम इसको आमतौर पे कहते हैं सार्कोमियर, हम इसको कहते हैं। और जो सार्कोमियर होता है ये हम पढ़ेंगे, ये मसल के सेल्स का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हम इसको पढ़ेंगे। एक्चुअल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यहां पे हो जाती है। तो कहीं जनरली पूछा गया कि मसल के सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, तो वो तो मसल फाइबर है। लेकिन अगर सिर्फ फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा गया ना, तो फिर वो मसल फाइबर नहीं, एक्चुअली सार्कोमियर होता है। वो बार बार बता रहा हूं कि जो सार्कोमियर होता है वो Z से लेके Z तक है, H से लेके H तक नहीं है, H से लेके Z तक नहीं है, M से लेके Z तक नहीं है, Z to Z, Z to Z is called the sarcomere and it is actually the basically functional unit of the muscle cells one. अब इसके ऊपर बहुत दफा ईटा के अंदर पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो H लाइन होता है ये कहाँ पे, या H बॉडी या H डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थिक बैंड में या थिन बैंड में, डार्क में या लाइट में। अल्फाज आपको चेंज कर सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो थिन होते हैं, लाइट होते हैं, इनमें कितने M लाइंस होते हैं, उधर पे M नहीं होते हैं। M पूछे जा सकते हैं कि एक डार्क बैंड में जो इसका मायोफिलामेंट होता है इसमें कितने M बॉडीज होते हैं, वो 2 होते हैं। H कितने होते हैं, वो 1 होता है। लेकिन ये M और H ये प्रॉपर्टी है किस, वो थिक वाले डार्क वाले मायोफिलामेंट्स के, जबकि जो Z है ना वो प्रॉपर्टी है थिन और लाइट वाले। फिर आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि अगर सार्कोमियर हम Z से Z तक हम इसको कहते हैं तो इसमें कितने थिक और कितने थिन वाले मायोफिलामेंट जो है ये आ सकते हैं। तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे करते हैं कि अगर आप लोग इसको यहां से ले ले यहां तक, ये तो हमारा एक था ना मायोफिलामेंट, लेकिन ये तो बीच में हुआ ना, Z है ना, तो ये हमारा हाफ हो जाता है 1/2। लेकिन अगर आप लोग इसके बाद देख ले, जो ब्लैक है वो थिक है ना, तो वो तो हमारा पूरा का पूरा आ गया। लेकिन अगर आप लोग फिर यहाँ पे Z तक आ जाए तो फिर ये हमारा हाफ आया, 1/2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सार्कोमियर है इसमें हाफ थिन है और फिर यहां पे हाफ थिन है। तो अगर आप लोग 3 और 3 को प्लस कर ले तो फिर ये 1 बन जाता है। तो एक थिक हुआ एक थिन हुआ। लेकिन ये सोसाइटी के लिहाज से कैलकुलेशन ठीक है, साइंटिफिकली ये ठीक नहीं है। साइंटिफिकली अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो हाफ यानी 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हाफ कौन सा होगा, वो थिन वाला लाइट वाला होगा। वो हाफ कौन सा होगा, वो थिन वाला लाइट वाला होगा। लेकिन कहीं पूछा गया कि इसमें पूरा का पूरा कौन आता है, तो जो पूरा का पूरा आता है वो तो ये थिक वाला आता है ना। तो जो दरमियान में आ रहा है वो थिक बैंड हमारे साथ कंप्लीट आता है। बाकी 2 जो होते हैं वो हाफ हाफ आते हैं। ये इस साल ईटा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को समझ इस चीज की आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम और आप लोग इन दोनों को देख ले, मायोफिलामेंट्स हमारे साथ 2 तरह के बन गए हैं। एक मायोफिलामेंट ये है, एक मायोफिलामेंट ये है। लेकिन अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि इन मायोफिलामेंट में थिक कौन है, स्ट्रांग कौन है, टफ कौन है, मजबूत कौन सा वाला है, सो अंडरस्टूड बात है, जो थिक बैंड है उनके जो मायोफिलामेंट्स है वो भी थिक होंगे। जो थिन बैंड्स हैं इनके जो मायोफिलामेंट्स होंगे वो भी थिन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं अगर आप लोगों ने घरों में या ये बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, दीवार भी 2 तरह के होते हैं। कुछ दीवार ऐसे होते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं, कुछ दीवार जो स्ट्रांग होते हैं। जो स्ट्रांग दीवार होते हैं उससे आमतौर पे बाहर की तरफ वो एक छज्जा सा नहीं होता जो बना लेते हैं पानी वगैरह, फिर कमरे के अंदर वो इंटर नहीं होता, बरामदे के अंदर इंटर नहीं होता। तो जो मजबूत दीवार होता है ना, उससे वो छज्जा की तरह कोई चीज निकाल लेते हैं। लेकिन जो दीवार कमजोर होता है उससे बाहर की तरफ कोई छज्जा वगैरह इसे नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो उसको एकोमोडेट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आप लोग इन 2 मायोफिलामेंट्स में देख ले तो इनमें से ये जो थिक वाला है थोड़ा स्ट्रांग है, टफ है, इसलिए कुदरत ने इनसे इस तरह के छज्जे निकाले हुए होते हैं। इस तरह से छज्जा निकाला हुआ होता है, आउट ग्रोथ से होते हैं, और इनको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। इन छज्जे को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ये बुक ने टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन जिस तरह के हम और आप लोग हैं, क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, निकले हुए होते हैं, तो इनके ऊपर गोल टोपी की तरह सर भी होते हैं। और वो जो सर होते हैं जो कि इसके ऊपर गोल से ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये गोल होते हैं, तब जाके इसके लिए आपकी बुक ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो है ग्लोबुलर हेड्स। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस ब्रिजेस के ऊपर
ग्लोबुलर हेड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्लोबुलर हेड्स या क्रॉस ब्रिजेस ये किन मायोफिलामेंट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। ये थिक वाले के होते हैं, थिन वाले के ऊपर नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े से वीक होते हैं, ये वाले थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। पर ये क्रॉस ब्रिजेस और ग्लोबुलर हेड्स कितने होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा होते हैं, वेरिएबल नंबर होता है, कोई फिक्स इसका नंबर भी नहीं होता। नेक्स्ट, जब मैंने ये वाला मैं इसकी तिक की बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा तिक, जब मैंने इसको निकाला और जब मैंने इसकी केमिस्ट्री जब मैंने इसको निकाला और निकालने के बाद मैंने इसको असद साहब को दे दिया कि प्लीज आप मुझे इसकी केमिस्ट्री बता दे कि ये केमिकली किस चीज का बना हुआ है। वो गया, उसने मुझे बताया कि खनियाज ये तो एक खास किस्म का प्रोटीन है जिससे ये बना हुआ है, और उस प्रोटीन को उसने नाम दे दिया मायोसिन। उसने उसको नाम दे दिया मायोसिन, MYOSIN, मायोसिन। मायोसिन एक प्रोटीन है, इसका मतलब कि जो थिक है, जो डार्क है, नीचे तक आप लोग आ जाए ना, ये पूरी की पूरी ये खास प्रोटीन का बना हुआ है जिसको हम आपको कहते हैं मायोसिन। फिर मैंने असद साहब को कहा कि अगर आप केमिस्ट्री में इतने टैलेंटेड हैं, इतने मजेदार हैं, तो आप एक मेहरबानी और भी कर ले, वो जो दूसरा वाला था, ये वाला 3 वाला लाइट वाला, ये भी मैंने इसको दे दिया कि प्लीज आप मुझे इसकी भी केमिस्ट्री बता दे। उसने मुझे कहा कि खनियाज आप मुझे बड़े अजीज हैं, ये कुर्बानी आपके लिए कर लूंगा। तो वो जब कल को आया, उसने मुझे बताया, तो उसने कहा कि ये भी एक प्रोटीन का बना हुआ है, पर ये जिस प्रोटीन का बना हुआ है उसको हम कहते हैं एक्टिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस प्रोटीन का बना हुआ है इसको हम और आप लोग एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। तो मैंने एक कंक्लूजन निकाली बड़ी मजेदार सी, वो ये कि अगर आप लोग इन मायोफिलामेंट्स के ऊपर आ जाए, ये वाले तो मायोफिलामेंट्स है ना, ये किसके बने हुए हैं? ये मायोसिन के बने हुए हैं। इसलिए इस मायोफिलामेंट को अब हम और आप लोग टेक्निकल नाम देंगे मायोसिन मायोफिलामेंट। और जो ये वाले मायोफिलामेंट्स हैं, ये तो एक्टिन के बने हुए हैं, तो फिर हम और आप लोग इसको नाम देंगे एक्टिन मायोफिलामेंट्स। इसलिए आप लोग ईठा में भी इख्तियार करेंगे। अगर उन्होंने लफ्ज मायोफिलामेंट लिख दिया, इसका मतलब दोनों है, मायोसिन भी है और एक्टिन भी है। लेकिन अगर उन्होंने पर्टिकुलरली लिख दिया मायोसिन मायोफिलामेंट, तो आप लोग ये मतलब लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक्टिन मायोफिलामेंट लिख दिया, तो फिर आप लोग ये मतलब लेंगे। आप लोगों से कुछ और फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं या ग्लोबुलर हेड्स हैं, ये किस मायोफिलामेंट के प्रॉपर्टीज हैं? एक्टिन मायोफिलामेंट, मायोसिन मायोफिलामेंट, बोथ आर नन। सो यू शुड नो कि ये थिक है, डार्क है, ये मायोसिन मायोफिलामेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं। अगर कहीं आप लोगों से ये पूछा गया, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्टिन वाले हैं। लेकिन कहीं पूछा गया कि जो जेड लाइंस हैं वो किस मायोफिलामेंट के ऊपर होते हैं? एक्टिन मायोफिलामेंट, मायोसिन मायोफिलामेंट, किसके ऊपर होते हैं? तो फिर ये एक्टिन मायोफिलामेंट है। एम लाइंस कहां पे होते हैं? एक्टिन मायोसिन, तो मायोसिन के ऊपर होते हैं। मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर कितने एम लाइंस होते हैं? 2 होते हैं। कितने एच होते हैं? 1 होता है। कितने जेड होते हैं? जेड उधर पे नहीं होता। तो ये पॉइंट्स फिर आप लोगों ने खुद ही समझने हैं। मैंने फिर असद सबको कहा कि एक काम और भी कर ले। उसने कहा जी हुक्म। मैंने कहा कि जो मायोसिन है और जो एक्टिन है, ये दोनों के दोनों तो प्रोटीन है, आप थोड़ी मुझे इसकी केमिस्ट्री बता दी, ये है क्या? उसने मुझे कहा कि जो मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन जो प्रोटीन है, ये एक्चुअली एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन है। तो इसी के साथ मैं नीचे लिखवा लेता हूं, बल्कि इधर लिखवा लेता हूं, एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन। मैंने फिर पूछा और एक्टिन? उसने कहा कि ये आइसोट्रॉपिक प्रोटीन है। उसने कहा कि ये आइसोट्रॉपिक प्रोटीन है। तो बुक्स में है भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि जो मायोसिन मायोफिलामेंट्स हैं, मायोसिन ये प्रोटीन एन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन है, जबकि जो एक्टिन है वो आइसोट्रॉपिक प्रोटीन है। मैंने उससे पूछा कि प्लीज आप मुझे समझा दे कि ये एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। उसने मुझे जैसे समझाया केमिस्ट्री में, मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने सोचा कि मैं क्लास में स्टूडेंट्स को फिर कैसे समझाऊंगा। बहुत ज़रा सोच किया, फिर आखिर में मेरे ज़हन में एक आइडिया आ गया। वो आइडिया आपको समझा देता हूं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी।
आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है बायो के लिहाज से, आसान लैंग्वेज में, फिर आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि ऐसे प्रोटीन्स कि अगर आप लोग इनके डायरेक्शन को चेंज भी कर ले, इनके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते, आइसो होते हैं, सेम होते हैं, आइसोट्रॉपिक प्रोटीन्स होते हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते। लेकिन इन आइसोट्रॉपिक प्रोटीन्स, हम उन प्रोटीन्स को कहते हैं कि अगर आप लोग इसके डायरेक्शन को चेंज कर ले या कुछ और आप इनके साथ कर ले तो इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, जो मायोसिन है ये एन आइसोट्रॉपिक है, जबकि जो एक्टिन है ये आइसोट्रॉपिक है। लेकिन अगर आप लोग एन आइसोट्रॉपिक का पहला लफ्ज देख ले तो वो तो ए है ना, और अगर आप लोग इस लाइन पे ऊपर जाएं, जय जी ऊपर जाएं जी ऊपर जाएं जी, जब हम और आप लोग इधर टॉप पे आ जाते हैं तो इसका मतलब कि जो थिक है, जो डार्क है, ये एन आइसोट्रॉपिक वाले प्रोटीन्स हैं, और जो एन है उसका पहला लफ्ज ए है। इसलिए कुछ लोग, जिनमें आपकी किताब भी शामिल है, इसको ए बैंड भी कहते हैं। तो याद रख ले एमसीक्यूज में, डार्क बैंड, थिक बैंड, ए बैंड, इन सब का मतलब एक होगा। इसी तरह से अगर आप लोग इधर पे आ जाए तो जो एक्टिन है वो तो आइसोट्रॉपिक है, और अगर आप लोग आइसोट्रॉपिक के ऊपर, एक्टिन के ऊपर जाएं तो फिर तो ये इधर आ जाता है, तीन लाइट। तो आइसोट्रॉपिक का पहला लफ्ज आई, इसलिए हम इसको आई बैंड भी कहते हैं। तो याद रख ले, आई बैंड, तीन बैंड, लाइट बैंड, इन सब का मतलब एक होगा। तो आप लोगों से ये बात ईटा में पूछी जा सकती है कि जो जेड लाइन होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आई बैंड, ए बैंड। सो यू शुड नो कि ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड बात है, जेड कहां पे है, वो आई बैंड है, वो तीन है, वो लाइट है। और अगर कहीं पूछा गया शाबाश है कि कितने एम लाइंस आई बैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उधर पे ये नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग खुद ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आप लोगों को सिर्फ इशारा दे दिया है कि किस तरह से ये प्रेजेंट होता है और किस तरह से ये प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह से अगर आप लोग सर्कोमियर के ऊपर भी आ जाए तो वो भी जेड से जेड तक है, बता दिया है। तो इस जेड में फिर कितने आई बैंड आएंगे और कितने ए बैंड आएंगे, इन चीजों के ऊपर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो फिर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।